यूक्रेन में रूसी सेना के भीषण अटैक हुए हैं। यूक्रेन के एयरफील्ड पर विस्फोट की जानकारी है। यूक्रेन का हथियार गोदाम इस अटैक में तबाह हुआ है और साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि यूक्रेन की मिसाइलें भी बर्बाद हुई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर तो यूक्रेन में रूसी सेना नॉन स्टॉप हमले कर रही है। रूस के हमलों में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंच रहा है। बीती रात रूस ने सबसे भीषण हमला यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया। कीव पर इस हमले के बाद कीव जल, थल और नभ से ऑल राउंड अटैक का शिकार हो चुका है। रूस के टारगेट पर कीव में तैनात नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। हमले में न सिर्फ नेटो का एयर डिफेंस बल्कि यूक्रेन का हथियार गोदाम भी बर्बाद हो गया है। पुतिन सेना के आक्रामक रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि अब रूस ने कीव पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट, चौथा विस्फोट, पांचवा विस्फोट। यूक्रेन की राजधानी कीव इसी तरह करीब 50 धमाकों से दहल गई। यह पहली बार है जब कीव में इतनी जबरदस्त बारूदी बरसात हुई। यह पहली बार है जब कीव में विनाश की इतनी बड़ी आग भड़की है। आधी रात रूस ने इस्कंदर मिसाइलों और ड्रोन से सीरियल ब्लास्ट किए तो कीव में आपातकाल लग गया। जान बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और सबवे में पहुंच गए, लेकिन रूस ने स्टेशन को भी टारगेट किया। रूस की इस बमबारी में सिर्फ कीव में ही 10 लोगों की मौत हो गई, 64 लोग जख्मी हो गए। रूसी सेना ने सिर्फ कीव में ही 100 ड्रोन फायर किए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ज्यादातर ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से धमाके किए तो पूरे कीव में जगह जगह तबाही नजर आने लगी। यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पाया। कीव में तैनात नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूस के हमलों को क्यों नहीं रोक पाया। सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। कीव में तैनात नेटो के एयर डिफेंस क्यों फेल हो रहे हैं, इसको लेकर रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की ही कमी है और इतना ही नहीं, यूक्रेन के पास एयर डिफेंस से फायर की जाने वाली पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं हैं और इसलिए वो रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। रूस ने नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम की काट ढूंढ ली है। रूस ने अपने ड्रोन और मिसाइलों को अपग्रेड कर लिया है। रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी अपग्रेड कर लिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्रोन हमले कर रही है। रूसी सेना अब हर दिन करीब 700 ड्रोन से अटैक कर रही है। यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन में अपने टारगेट पर सटीक हमले करने में कामयाब हो रही है। रूस के टारगेट पर नेटो के वो बचे खोचे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो कीव में तैनात हैं। रूस ने कीव के सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने की कोशिश की। कीव में हमला कर रूस ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। कीव में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को भी टारगेट किया। रूस ने झुलियानी एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 7 धमाके किए।
हमले की वजह से यूक्रेन का एयरपोर्ट काफी देर तक ठप रहा। मिसाइल हमले की वजह से कई इमारतों में भीषण आग लग गई। विस्फोट में कई शॉपिंग सेंटर भी बर्बाद हो गए। कीव में रूस का हमला इतना जबरदस्त था कि लोगों को मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। लेकिन रूस ने मेट्रो स्टेशन पर भी मिसाइलों की बरसात की। रूस ने कीव में अब तक का सबसे बड़ा हमला तब किया जब ट्रंप ने एक बार फिर रूस को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी तो क्रेमलिन ने अपनी सेना को जबरदस्त हमले का आदेश दे दिया। कीव में रूस का यह हमला इस बात का संदेश है कि पुतिन ट्रंप के सामने ना तो झुकने वाले हैं और ना ही रुकने वाले हैं। दरअसल कीव में रूस ने जो हमला किया है वो अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला क्यों कहा जा रहा है, आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। दरअसल कीव में रूसी सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से, जी हां, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। इसके बाद अगला जो आंकड़ा आपके सामने आएगा वो है 13 क्रूज मिसाइलों से भी कीव में तबाही मचाई गई है। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन, ड्रोन की बात की जाए तो रूसी सेना ने कीव में 100 ड्रोन से अभी तक फायर किया है। यानी कीव में रूसी सेना ने 129 ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। और रूसी सेना ने यूक्रेन के और कितने इलाकों को दहलाया है, हम इससे जुड़ी हुई अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रूसी सेना ने सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में जबरदस्त हमले किए। सुमी से लेकर ओडेसा और कीव से लेकर क्रिवी रिंग में सीरियल अटैक किए गए। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने मिसाइलों से धावा बोला तो यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट दहल गया। रूस के हमले की वजह से ओडेसा पोर्ट का एक हिस्सा बर्बाद हो गया है। वोवचांस्क में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन का ऑयल प्लांट जल गया। सुमी में रूसी सेना ने 11 जगहों पर विस्फोट किए। कई इमारतें मलबा बन गईं। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिट गया। डोनेट्स्क के चासिव यार शहर पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 1200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पुतिन सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे साफ है कि क्रेमलिन पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस ने अब कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की की नीतियों के खिलाफ सैन्य और जन विद्रोह शुरू हो गया है। इसी वजह से रूसी सेना को ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बड़ी बढ़त मिल रही है। दूसरी तरफ बारूद से जलते शहरों में जनता ने विद्रोह की आग भड़का दी है। रूसी इंटेलिजेंस ने इस भीड़ में अपने एजेंट्स भी शामिल कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना के ही कुछ जवान रूस को यूक्रेन के अहम सामरिक ठिकानों की लोकेशन भेज रहे हैं। रूस सटीक हमले करके यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए कैसे यूक्रेन के अंदर रूस दोहरी बगावत भड़का रहा है और इससे कैसे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूसी कब्जे में जा रहा है। यूक्रेन के सामने बीते 3 बरस में ऐसा संकट अब तक नहीं आया था। यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर राजधानी कीव तक पूरी सेना और सिविल सोसाइटी में रूसी इंटेलिजेंस ने बड़ी सेंधमारी की है।
यूक्रेन सेना के जवान रूसी सेना को मदद दे रहे हैं। रूस को यूक्रेन के अहम सामरिक ठिकानों की लोकेशन दी जा रही है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हथियारों की कमी और वॉर फटीग से थके सैनिक हथियार डाल रहे हैं और रूसी सेना बिना गोली चलाए यूक्रेन के नए नए इलाकों पर आसानी से कब्जा कर रही है। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह तेज कर दिया है। रूसी इंटेलिजेंस ने इनके बीच अपने एजेंट उतार दिए हैं। अपनी ही सेना के पायलट्स ने यूक्रेन को भारी चोट पहुंचाई। 30 जुलाई को रूस ने चेर्निहिव में यूक्रेन के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइल हमले किए। हमले के लिए शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। रूस के हमले में यूक्रेन के 200 ट्रेनी फौजियों की मौत हो गई। इसके अलावा 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन यूक्रेनी सेना के पायलट ने रूस को दी थी। हमले के लिए स्कंदर मिसाइलों में हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर बम लगाए गए, जिससे भीषण तबाही हुई। इसके अलावा रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बड़े हमले किए हैं, जिससे यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कुपियांस्क में रूस ने यूक्रेनी फौज पर फैब 1500 गाइडेड बम से हमले किए हैं। हेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेनी पोस्ट को तबाह करके एक रेलवे ब्रिज पर कब्जा कर लिया। सूमी में रूसी फौज ने यूक्रेन के इन्फैंट्री टुकड़ी पर हमले किए। इस हमले में यूक्रेन के 6 टैंक और 16 सैन्य वाहन तबाह हो गए। कोस्तांतिनोवका में रूसी ड्रोन फोर्सेस ने यूरोप से मिले कई सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेनी मोर्चों पर ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने खार्किव के वेसिश्चेवे में यूक्रेनी सेना के रसद गोदाम को तबाह कर दिया। रसद गोदाम की तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भयंकर था। रूस के लिए ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बड़े हमले करना आसान हो गया है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि यूक्रेन के पास फौजियों की कमी है। लगातार जंग लड़ने से अनुभवी फौजी थक चुके हैं। दूसरी वजह है ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। यूक्रेन $4 मिलियन की पैट्रियट मिसाइलें वॉर जोन में नहीं खर्च करना चाहता है। इसके अलावा रूस ने भी एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने के लिए अपने ड्रोन अपग्रेड कर लिए हैं। रूसी सेना के इंजीनियरिंग कोर ने ड्रोन अटैक की रणनीति तैयार की है और ड्रोन में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कि उनकी हमला करने की क्षमता 60 से 65% बढ़ गई है। रूसी सेना के इंजीनियरिंग कोर ने डिफेंस सिस्टम के खिलाफ ड्रोन को ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें रॉकेट इंजन लगा दिए हैं, जिससे ड्रोन की रफ्तार बढ़ गई है। इसके अलावा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे इनके हमले अचूक हो गए हैं। मिड फ्लाइट में ड्रोन अपने आप टारगेट बदलने का फैसला ले सकता है। ड्रोन में नए एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। इससे यूक्रेन के EWS हथियार ड्रोन को गिराने में नाकाम हो रहे हैं। ड्रोन में पहले से ज्यादा बड़े वॉरहेड फिट किए गए हैं, जिससे हमलों की विनाशक क्षमता बढ़ गई है। डिफेंस सिस्टम तबाह करने के लिए रूस डिकॉय ड्रोन हमले कर रहा है। एक बार में 700 से 1000 हमले किए जा रहे हैं, जिससे डिफेंस सिस्टम पर बोझ बढ़ जाता है। डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के बाद असली ड्रोन से हमला कर दिया जाता है। आसमान से आकर रूस के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं और जमीन पर रूस की सेना यूक्रेनी सेना को मात दे रही है। बीते 7 दिन में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के 11 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। 30 जुलाई को रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के चासिव यार शहर को जीत लिया। इस जंग में यूक्रेन के सैनिक कई मोर्चे छोड़कर पीछे हट गए। ईस्टर्न फ्रंट लाइन के टॉप कमांडर ने चासिव यार पर जीत का ऐलान किया है। इससे पहले रूसी सेना क्रामातोर्स्क और द्रोचकोव्का पर कब्जा कर चुकी है। डोनेट्स्क के पश्चिमी इलाके में इस वक्त रूसी फौज आगे बढ़ रही है।
डोनेट्स्क के युद्धग्रस्त क्षेत्र में अभी भी 22,000 से ज्यादा आम नागरिक फंसे हुए हैं। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं और अब फ्रंट लाइन पर मजबूत स्थिति बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूस अब यहां साइलेंट किलर पोसोक वेपन को उतारने वाला है। ये यूक्रेनी फौज के आर्मर्ड व्हीकल्स को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। रूस के इस विध्वंसक हथियार का नाम है पोसोक। ये लेजर बीम से हमला करता है। ये साइलेंट प्रिसिशन अटैक करता है। इसके लेजर बीम से 10 mm का स्टील आर्मर पिघल जाता है। ये एंटी टैंक, एंटी आर्म्ड व्हीकल के खिलाफ सटीक हथियार है। रूस ने इसकी रेंज 500 मीटर तक बताई है, लेकिन ये 100 मीटर रेंज में बहुत कारगर है और जल्दी ही इसे मोर्चे पर उतारा जा सकता है। एक तरफ जंग में ज़ेलेंस्की को मात झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। जनता एक बार फिर ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर है। यूक्रेन का राष्ट्रगान गाते हुए लोग ज़ेलेंस्की से इस्तीफा मांग रहे हैं और रूस के एजेंट इन हालात का फायदा उठाने में लगे। नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो की शक्तियां घटाने वाले ज़ेलेंस्की के फैसले से जनता नाराज है और रूस इस आग में घी डाल रहा है। युद्ध का मोर्चा ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। अब सिविल सोसाइटी भी उनके खिलाफ है और यही यूक्रेन के भविष्य की झलक दिखाता है। यानी आधा यूक्रेन रूस का होने वाला है और बाकी बगावत की आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में हथियारों की किल्लत जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिका हथियार भेजने के लिए तैयार है। यूरोप यूक्रेन के लिए फंड जमा कर रहा है और इसीलिए ज़ेलेंस्की का हौसला अब काफी बढ़ चुका है। डोनेट्स्क का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने ऑपरेशन बेलगोरोद की शुरुआत कर दी है। बेलगोरोद पर हवाई हमलों की शुरुआत हो चुकी है और कोशिश है कि फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को बेहद कमजोर कर दिया जाएगा ताकि यूक्रेनी फौज बेलगोरोद में घुस सके। कुर्स्क तो हाथ से निकल चुका है, लेकिन यूक्रेनी फौज एक बार फिर रूस की सीमा में दाखिल होने और एक बड़े इलाके पर कब्जे की कोशिश में जुट गई है। ज़ेलेंस्की के सामने अब हथियारों को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। अमेरिका से हथियारों की बहुत बड़ी डील हो रही है। कई हथियार पहुंच भी गए हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने फिर ऑपरेशन बेलगोरोद लॉन्च कर दिया है। फिर से पुराने फॉर्मूले के तहत रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है। बेलगोरोद में रूस के कई एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम हो रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन के पास नया विकल्प है। अमेरिका से गार्डेड बम का जखीरा यूक्रेन आ चुका है, इसलिए बेलगोरोद में फिर धमाके हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की बेलगोरोद को आसान टारगेट मान रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सेना के पास बेलगोरोद में जंग का अनुभव है। बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिक काफी समय तक रह चुके हैं। बेलगोरोद से यूक्रेन में वापस आना भी बेहद आसान है। लेकिन फिलहाल यूक्रेनी सेना सिर्फ हवाई ताकत का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक बेलगोरोद पर हमला भी डोनेट्स्क मिशन का ही एक हिस्सा है। यूक्रेनी सेना बेलगोरोद में कब्जा अभियान चलाएगी, जिसके बाद बेलगोरोद में रूस को सेना की तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। डोनेट्स्क से सैनिकों को बेलगोरोद शिफ्ट करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की बेलगोरोद को दूसरा कुर्स्क बनाना चाहते हैं, इसलिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। बेलगोरोद पर हमले से खार्किव में भी रूसी सेना का प्रहार रुक जाएगा।
बेलगोरोद में ही रूसी सेना का बेस है और यही बैकअप फोर्स भी मौजूद रहती है। यूक्रेन अब अमेरिकी बम से रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हवाई हमले से बेलगोरोद के डिफेंस लाइन को खत्म करने की कोशिश है। फ्रंट लाइन पर मौजूद बंकर और सैन्य शिविरों पर बमबारी की जा रही है। खास इलाके में तबाही मचाने के बाद यूक्रेनी सेना उसी रास्ते बेलगोरोद में घुस सकती है। बेलगोरोद पर हमले के लिए अमेरिका से हथियारों का नया स्टॉक भी आने वाला है। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए नेटो ने रूस के कई इलाकों पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। नेटो की रणनीति के बाद ही यूक्रेनी सेना ने सूमी में जोरदार हमला शुरू किया ताकि फिर कुर्स्क को लेकर दबाव बने और दूसरी तरफ अब बेलगोरोद में भी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बेलगोरोद पर हमला करने के लिए यूक्रेनी फाइट जेट को रूस की सीमा में दाखिल नहीं होना पड़ रहा। यूक्रेनी वायुसेना खार्किव के ऊपर से हमला कर रही है। अमेरिकी ग्लाइड बम से लैस यूक्रेन के फाइटर जेट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे। माना जा रहा है कि फाइटर जेट से यूक्रेनी थल सेना को कवर फायरिंग दी जा रही है, यानी बेलगोरोद में फौज को घुसने में आसानी हो रही है। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में घुसने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिकी GBU-62 ग्लाइड बम और GBU-61 ग्लाइड बम यूक्रेनी नई ताकत बनते हुए दिख रहे हैं और इसकी जो रेंज है वो है 70 किलोमीटर तक की, और इसीलिए यूक्रेनी विमान अपनी सीमा में रहकर ही बेलगोरोद पर हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके वजन की बात की जाए तो इसके वजन है 910 किलो। GPS गाइडेड होने की वजह से बम का प्रहार निशाने पर आसानी से हो रहा है। बेलगोरोद पर हमले की प्लानिंग के बीच यूक्रेनी सेना रूस की एक रणनीति को भी नाकाम करने में जुट गई है। पिछले कई दिनों से रूस यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट कर रहा है। यूक्रेनी ट्रेनिंग सेंटर्स पर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद यूक्रेनी आर्मी चीफ ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग अब अंडरग्राउंड जगहों पर होगी। नए सैनिकों को भी शेल्टर्स में ही रखने का प्लान है। कई ट्रेनिंग सेंटर अब सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट हो गए। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन में सैनिकों की ट्रेनिंग ना हो ताकि यूक्रेन में सैनिकों की कमी हमेशा बनी रहे। इस बीच अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने की नई प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। हथियार की कीमत यूरोप के देश चुकाएंगे। अमेरिका उस फंड से हथियार प्रोडक्शन करेगा। हालांकि एक और डील है जिसके तहत यूक्रेन खुद अमेरिकी हथियार हासिल कर सकेगा। इस डील के तहत यूक्रेन अमेरिका को लॉन्ग रेंज ड्रोन की सप्लाई करेगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि लॉन्ग रेंज हथियार के लिए अब यूक्रेन आत्मनिर्भर भी होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। मिसाइल का प्रोडक्शन जल्द शुरू किया जा सकेगा। यूक्रेनी मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर हो सकती है। माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू हो गई है और इसी वजह से सूमी और बेलगोरोद मिशन की शुरुआत की गई है। यूक्रेन कामयाब हुआ तो बेलगोरोद पर जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों की शुरुआत हो जाएगी। क्रीमिया पर भी मिसाइलों से हमले हो सकते हैं। ब्रिटिश एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि रूसी एयरबेस पर अब हार्ड हैंगर बनाए गए हैं।
इसका मतलब ये हो जाता है कि अब फाइटर जेट सीमेंट से बनी मोटी छत के नीचे रखे जाएंगे। बार बार हो रहे ड्रोन अटैक से बचाने के लिए रूस ने ये उपाय किया है। रूस यूक्रेनी ड्रोन से डरा हुआ है और ड्रोन से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। यूक्रेन लगातार रूसी एयरबेस को टारगेट करता रहा है। रूस ने एयरबेस के करीब एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई थी, लेकिन फिर भी ड्रोन हमले कामयाब हुए। इसलिए अब एयरबेस पर कंक्रीट के मजबूत हैंगर बनाए गए हैं। यूक्रेन में हथियार सप्लाई के लिए यूरोपीय देश एक फंड बना रहे हैं ताकि यूक्रेन के लिए हथियार खरीदे जा सके। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने की तारीख करीब आ रही है और माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। मुमकिन यह भी है कि अमेरिका यूक्रेन को कई लॉन्ग रेंज हथियार भेज दे ताकि मॉस्को तक धमाके हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूरोप में कभी भी एटमी विस्फोट हो सकता है क्योंकि रूस ने यूक्रेन को खाक में मिलाने की प्लानिंग कर ली है। इस बीच नेटो आया तो रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसके लिए रूस को पूर्वी फ्रंट पर घेराबंदी करने की तैयारी करनी है। पैसिफिक में जापान के साथ मिलकर अमेरिका रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, जिसे तोड़ने के लिए पुतिन ने पहले ही न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है और साथ ही चीन के साथ गठबंधन करके अमेरिका और जापान को एक साथ काउंटर करने की तैयारी है। सिर्फ 15 दिन का वक्त है। रूस युद्ध विराम के लिए मान गया तो हालात ऐसे ही रहेंगे। नहीं तो रूस में तबाही मचाने के लिए अमेरिका प्रॉक्सी हमले शुरू कर सकता है। इसके लिए पेंटागन ने प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक पूर्वी फ्रंट पर रूस को घेरा जाएगा। अमेरिका के साथ जापान अपने वॉरशिप लगाएगा। प्रशांत महासागर में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, जिससे रूस यूरोप के बजाय ईस्टर्न फ्रंट पर फंस जाए। अमेरिका ने अपने प्लान में जापान को मिलाया है, क्योंकि रूस ने चीन के साथ गठबंधन किया है। इसलिए पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका जापान साथ में मिलकर रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका और जापान के निशाने पर कामचत्का और व्लादिवोस्तोक सैन्य ठिकाने हैं। दोनों ही प्रशांत महासागर में और पैसिफिक में शक्ति संतुलन के लिए काफी अहम है। जब भी रूस पैसिफिक में युद्धाभ्यास करता है तो कामचत्का और व्लादिवोस्तोक के पास ही वॉरशिप और सबमरीन की तैनाती करता है। नौसेना दिवस पर जब वॉर ड्रिल की गई तो इन्हीं ठिकानों से बारूद बरसाया जा रहा था। यहां से सीधे पैसिफिक में तैनात अमेरिकी वॉरशिप को काउंटर किया जा रहा था, जबकि जापान के लिए यह बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो रूस के उकसावे में ना आए। दरअसल अमेरिका की रणनीति है कि अगर रूस को प्रशांत महासागर यानी पूर्वी मोर्चे पर फंसा दिया जाए तो रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाएगा, जबकि इस बीच नेटो देश यूक्रेन का सुरक्षा कवच तैयार कर लेंगे और रूस फिर कभी यूक्रेन से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रंप को इनपुट मिला है कि रूस अगस्त में यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। इसके लिए शुरुआत में टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बाद में नेटो देशों पर भी एटमी अटैक कर सकता है।
इसलिए अभी अमेरिका रूस का फोकस यूक्रेन से शिफ्ट कराकर उसे पूर्वी मोर्चे पर उलझाना चाहता है। लेकिन रूस पेंटागन के प्लान को भांप गया है। इसलिए रूस ने चीन के साथ गठबंधन कर लिया है। रूस चीन मिलकर जापान सागर तक ड्रिल करने वाले हैं। चीन का शाओजिंग वॉरशिप पैसिफिक में रूसी बेस के पास पहुंच गया है। 5 दिन तक युद्धाभ्यास चलेगा, जबकि रूस ने $1.1 ट्रिलियन का डिफेंस प्लान बनाया है, जिसमें पैसिफिक फ्रंट पर अच्छा खासा फंड लगाने वाला है। यानी अब यूरोप के बाद एशिया फ्रंट भी सुलगने वाला है। लेकिन पुतिन ने एक साथ कई फ्रंट पर जंग की तैयारी की हुई है। इस बीच रूस ने अमेरिका को धमकी भी दी है। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, हमारे ऊपर पहले भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आगे भी पश्चिमी देश नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर पहले भी कोई असर नहीं पड़ा था, ना ही अब होगा। रूस हर फ्रंट पर हमले के लिए तैयार है। रूस की धमकी के बाद से अमेरिका ने जापान के द्वीपों पर सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है, क्योंकि रूस और चीन के साथ मिलकर टकराव शुरू हो सकता है। रूस ने भी पैसिफिक में सर्विलांस बढ़ा दिया है। रूस का सर्विलांस विमान जापान के एयर स्पेस के पास देखा गया, जिसे लेकर जापान ने अलर्ट जारी किया, जबकि रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी किसी भी तरह से एक कदम युद्ध की चिंगारी सुलगा सकता है और पूर्वी फ्रंट धधक सकता है। अमेरिका यही चाहता है, इसलिए रूस को उकसाने के लिए जापान को मोहरा बना रहा है। रूस अगले 11 साल में $1.1 ट्रिलियन बजट डिफेंस पर खर्च करने जा रहा है। इससे रूस का डिफेंस बजट 42% तक बढ़ जाएगा, जो बढ़कर $462 बिलियन हो गया है। जबकि सभी यूरोपीय देशों का कुल मिलाकर रक्षा बजट $457 बिलियन है। यानी रूस पूरे यूरोप को एक साथ काउंटर करने की तैयारी में है। लेकिन असली मुश्किल अमेरिका के आने से है, क्योंकि अमेरिका ही रूस को रोक सकता है, क्योंकि नेटो देश उसके साथ है। इसलिए रूस ने चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एंटी अमेरिका गठबंधन बना लिया है, जबकि अमेरिका अब एक नए पैटर्न पर काम कर रहा है। रूस से नेटो की हाइब्रिड वॉर शुरू हो चुकी है। रूस में ऑयल डिपो से लेकर वॉल तक में कई आग लगने की घटनाएं, कई इलाकों में आतंकी हमले हो चुके हैं, जबकि इसी तरह की घटनाएं यूरोपीय देशों में भी हो रही हैं। इनके पीछे रूस हो सकता है। लंदन में टेक्निकल कारणों से फ्लाइट रुकी, इसके पीछे भी रूस का हाथ हो सकता है। लंदन का एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अचानक से ऐसी घटनाएं यूरोप में बढ़ गई है, यानी नेटो रूस में बड़े स्तर पर प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुकी है, जबकि यूरोपीय देशों को नेटो ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। यह पुतिन के ऐलान के बाद किया गया है, जिसमें पुतिन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती बाल्टिक से लेकर पैसिफिक तक में करने के लिए कहा था। साथ ही आर्कटिक से लेकर अलास्का तक वॉरशिप भेजे जाएंगे, जो सीधे तौर पर सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप पुतिन के यूक्रेन मिशन में अड़ंगा डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं रूस अब अमेरिका को मिशन ईरान पूरा नहीं करने देगा। रूस, चीन, ईरान के न्यूक्लियर मिशन को कामयाब बनाने के लिए युद्ध अभ्यास की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि इसी बहाने ईरान में रूस और चीन की सेना की बड़ी तैनाती की जा सके। सिर्फ यूक्रेन नहीं, रूस ऐसे ही हमले इजराइल पर भी कर सकता है। ट्रंप की डेडलाइन के बाद रूस से आ रहे रिएक्शन में अब एक बड़ी बात कही गई है। रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर हमले का गंभीर परिणाम हो सकता है। ईरान पर फिर हमला हुआ तो तबाही आ सकती है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्रयास बड़ी भूल होगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने चीन, रूस और ईरान की वार्ता का भी जिक्र किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चेतावनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक
रूस ईरान को नया हथियार बनाने जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा तो रूस ईरान की मदद करेगा। अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा तो रूस ईरान को एयर डिफेंस देगा। अमेरिका यूक्रेन पर रूस को डेडलाइन दे रहा है तो रूस ईरान पर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। ईरान की सेना भी लगातार इजरायल को धमकी दे रही है। ईरान में कुछ दिन पहले ही रूसी एयर डिफेंस S-400 को टेस्ट किया गया। यह सीधे तौर पर संकेत है कि ईरान में कभी भी रूसी हथियारों का जखीरा पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस से S-400 खरीद सकता है। चीन से भी एयर डिफेंस की डील हो रही है। रूस चीन से कई हथियार ईरान आ सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान की डिमांड के बिना ही रूस ने अपना S-400 इस्फहान न्यूक्लियर साइट के करीब तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि यह इजराइल और अमेरिका के लिए चेतावनी है। रूस एयर डिफेंस की ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। ट्रंप की डेडलाइन के बाद पुतिन खुलकर ईरान के साथ हो गए हैं। अगले कुछ दिनों में ईरान को लेकर रूस से कई ऐलान हो सकते हैं। चीन भी ईरान के लिए हथियारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में रूस को उसके मकसद तक पहुंचने नहीं देना चाहते, इसलिए पुतिन भी अब ईरान के लिए ढाल बनने वाले हैं। जिनपिंग और पुतिन खुलकर अब ईरान के साथ हैं ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। रूस की सेना ईरान में युद्धाभ्यास की योजना बना रही है। चीन की सेना भी युद्धाभ्यास के बहाने ईरान आ सकती है। चीन और रूस महीनों तक अपनी सेना को ईरान में रख सकते हैं। ईरान को सुरक्षा कवच देने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि चीन और रूस ईरान में युद्धाभ्यास का ऐलान कर सकते हैं। युद्धाभ्यास के बहाने ही चीन की वायुसेना और हजारों सैनिकों को ईरान भेजा जा सकता है। रूस भी अपनी वायुसेना को ईरान भेज सकता है। चीन रूस के सैनिकों की मौजूदगी में इजराइल हमला नहीं कर सकता है। हमले के दौरान चीन रूस अपने सैनिकों की मौत का आरोप लगा सकते हैं। चीन और रूस की वायुसेना इजराइल पर हमला भी कर सकती है। माना जा रहा है कि चीन और रूस अपने सैनिकों के जरिए ईरान को कवच देने का काम करेंगे और इसी दौरान ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन को बेहद तेज रफ्तार से पूरा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को ईरान पर नए सिरे से रणनीति बनानी होगी और पुतिन के साथ ट्रंप बात करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। पुतिन ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप ईरान या यूक्रेन में से एक विकल्प चुनने को मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के वर्चस्व को ध्वस्त करने के लिए दो फ्रंट पर ड्रैगन ने रणनीति तैयार की है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया के साथ गठबंधन बनाया है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में 27 नेवल बनाकर चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है, जिससे दोनों फ्रंट पर युद्ध होने के आसार बढ़ गए हैं। दो फ्रंट पर एटमी युद्ध होने की आशंका बढ़ गई है। साउथ चाइना सी से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप तक बड़े युद्ध का अलार्म कभी भी बज सकता है। पहला फ्रंट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, दूसरा फ्रंट चीन और अमेरिका है। क्योंकि साउथ कोरिया परमाणु हमले की तैयारी में है, इसके लिए अमेरिका से उसे एटमी मदद मिलने की आशंका है। ये दावा नॉर्थ कोरिया ने जताया है।
जबकि दूसरे मोर्चे पर चीन और अमेरिका में युद्ध भड़क सकता है। चीन ने किम का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जबकि साउथ चाइना सी में पहले से ही ताइवान को लेकर अमेरिका से टकराव है। दो मोर्चों पर चीन सीधे टकराने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो ताइवान पर हमला करने का प्लान बना रहा है, ताइवान स्ट्रेट के पास युद्धाभ्यास कर रहा है। इस दौरान ताइवान की सीमा में उसके वॉरशिप और जेट भी घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि किम की मदद के लिए वो अपने समुद्री बेड़े को भेजने वाला है। इस दौरान एक खबर ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। साउथ चाइना सी में चीन ने 27 सैन्य ठिकाने बना लिए हैं, जहां बॉम्बर्स तैनात किए हुए हैं। एक सीक्रेट बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें चीन के शिप और जहाज तैनात दिख रहे हैं। तस्वीर में कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मिसाइल शेल्टर, लार्ज एयरक्राफ्ट हैंगर, 3000 मीटर का रनवे, अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैंगर, हाई फ्रीक्वेंसी रडार दिख रहा है। ये बेस साउथ चाइना सी में एक द्वीप पर 3200 हेक्टेयर में बनाया गया है, जहां 72 एयरक्राफ्ट हैंगर हैं। ऐसे 27 बेस होने का दावा अमेरिका ने किया है, जो ताइवान की समुद्री सीमा से लेकर फिलीपींस और जापान की समुद्री सीमा तक है। चीन ने बेस बेहद कम वक्त में तैयार किए हैं। एक तरफ खाली द्वीप की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ नेवल बेस बनने के बाद की तस्वीरें हैं। एक तरफ 2015 और दूसरी तरफ 2025 की तस्वीर है, जिसमें साफ दिख रहा है कैसे द्वीप पर बेस बना लिया गया। इस तरह के 27 नेवल बेस के जरिए चीन 1000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री इलाके पर निगरानी रख रहा है, जिससे अमेरिका की परेशानी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू को एक के बाद एक लगातार झटके मिल रहे हैं। गाजा के मुद्दे पर अब इजराइल और अमेरिका के मित्र देश ही उनके खिलाफ हो गए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी 2 स्टेट फॉर्मूले को समर्थन करते हुए फिलिस्तीन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। 3 मित्र देशों के इस फैसले से ट्रंप और नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। गाजा में अब 2 तरह से नरसंहार हो रहा है, पहला बारूद से और दूसरा भूख से। गाजा में हर बीतते दिन के साथ विनाश का क्षेत्रफल बढ़ता ही जा रहा है। गाजा में जितने लोग इजराइल की बारूदी बरसात में मारे जा रहे हैं, कमोबेश उतने ही भूख से मर रहे हैं। गाजा में जो लोग इजराइल के हमलों में बच गए हैं, उन्हें अब भूख मारने पर आमादा है। जो घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें भी खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लिहाजा मासूमों की मौत हो रही है। गाजा में जिस तरह का नरसंहार हो रहा है, उससे दुनिया दुखी है। In Gaza, because of a catastrophic failure of aid, we see starving babies, children too weak to stand, images that will stay with us for a lifetime. The suffering must end. अब गाजा को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, जो हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देश हैं, जो युद्ध विराम और शांति चाहते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अब कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। For the reasons I cited earlier, Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. 24 घंटे पहले ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ठीक यही घोषणा की थी। उसे भी सुनिए। I can confirm the UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire
and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. अब तक दुनिया के 12 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं।